नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भैया दूज के मौके पर पूरी पूजा प्रक्रिया के बाद विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। सुबह 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ का आह्वान कर धर्माचार्यों की उपस्थिति में शिवलिंग को विभूति और शुभ फूलों से ढककर समाधि में विराजमान किया। ठीक सुबह 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी रहे। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ाव से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगे। अगले 6 महीने तक बाबा भोले के दर्शन आप यहीं कर सकते हैं। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 महीने के लिए बाबा केदार के कपाट बंद हो गए हैं। बाबा की जो डोली रवाना हुई तो जयकारों के साथ, जय केदार के नारों के साथ, बैंड बाजे के साथ बाबा की डोली की रवानगी हुई और भक्तों में इस दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तो शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए। अब 6 महीने तक ऊखीमठ यानी ओंकारेश्वर में बाबा केदार के दर्शन हो पाएंगे। इस 6 महीने समाधि की अवस्था में रहेंगे बाबा भोलेनाथ, बाबा केदार, और इनकी पूजा अर्चना जो है वो ऊखीमठ में की जाएगी। और केदारनाथ के पुजारी भी बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली के साथ साथ चल रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट ने। रवाना हो रही है अपने भगवान भोलेनाथ जी का, केदारनाथ जी का जब कपाट बंद होके अभी भगवान केदारनाथ जी जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति है पंच केदार का गद्दी ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान हो रहा है। सब देशवासियों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा है, शुभ आशीर्वाद है भगवान केदारनाथ। आशीर्वाद के तौर पे क्या? हाँ जी, सब लोग खुश रहो, सुख रहो, ये इसलिए केदारनाथ प्रभु जी का आशीर्वाद सदा बने रहे थे। ठीक, प्रणाम प्रणाम। तो इसी के साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो रावल है, जो मुख्य प्रधान पुजारी है, वो भी डोली के साथ निकल पड़े। शुभकामनाएं दी है उन्होंने सभी को साल 2022 के लिए और अगले साल की यात्रा की शुरुआत के लिए। और केदारनाथ के कपाट तो बंद हो गए, लेकिन यमुनोत्री के कपाट भी आज बंद होने हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे। 12:15 पर यमुनोत्री के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। खरसाली से यमुना जी के अब दर्शन वहीं पर किए जाएंगे। अगले 6 महीने तक यमुना जी के दर्शन आप खरसाली में कर पाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की विधिवत पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक कर आशीर्वाद लिया। बतौर प्रधानमंत्री 5वीं बार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केदार धाम में तीर्थ पुरोहितों के लिए नए आवास बने हैं, जिससे तीर्थ पुरोहितों को बहुत लाभ मिलेगा। यात्री सेवाओं से जुड़े कई योजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी ने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में हो रहे कामों का निरीक्षण किया, पुलों को देखा, वहां मौजूद अधिकारियों से बातचीत की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुभ भक्त मोदी की बाबा केदार की नगरी में कल पहुंचे थे और फिर पूजा अर्चना की और विकास की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित घर और गरुड़ चट्टी पुल का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल और आस्था पथ का उद्घाटन भी किया। केदारनाथ धाम में प्रशासनिक दफ्तर और अस्पताल का भी उद्घाटन हुआ। पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित। और प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर इस दौरान तारीफ की और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई। पहले जब सीएम को भाषण के लिए जाना था, तब प्रधानमंत्री ने सीएम धामी को पीठ पर हाथ रखा और उसके बाद अपने भाषण में भी प्रधानमंत्री ने सीएम धामी की तारीफ की। प्रदेश के युवा नेतृत्व की जमकर प्रधानमंत्री ने तारीफ की। इस प्रयासों के लिए उत्तराखंड सरकार का, हमारे ऊर्जावान नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी का
और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि बाबा केदार की यही इच्छा है कि उनका सबसे बड़ा भक्त ही उनके धाम का पुनर्निर्माण करे, और वही हो भी रहा है। सीएम धामी ने राज्य की विकास योजनाओं के लिए भी प्रधानमंत्री का शुक्रिया कहा। भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि उन्होंने अपने परम भक्त को अपने धाम के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए चुना है। केदारपुरी का पुनर्निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जो कि आपके विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये बाबा केदार और देवभूमि के प्रति आपका विशेष अनुराग ही है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के पुनर्निर्माण के कार्य केदारनाथ में हुए हैं। भारी वृष्टि होने के कारण से कई जनपदों में व्यापक जनहानि, धनहानि हुई है। तब भी आपने नियमित रूप से दूरभाष पर मुझसे आपदा के संबंध में और बचाव कार्यों की लगातार आप समीक्षा करते रहे हैं। आपने तुरंत 3 एयरफोर्स के यहां पर हेलीकॉप्टर भेजे और 3 हेलीकॉप्टरों के कारण से हमारे यहां पर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। और आज भैया दूज है और इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा है कि भाई बहन के अपार प्रेम और समर्पण के प्रतीक भाई दूज की पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने लोगों से इगास पर्व मनाने की अपील की। पिछले 2 साल से इगास पर उनकी चलाई मुहिम रंग लाने लगी है। उन्हीं की पहल पर अब उत्तराखंड में इगास पर्व जोर शोर से मनाया जाने लगा है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हमारा प्रसिद्ध लोक पर्व इगास यानी बूढ़ा दिवाली 14 नवंबर का है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने गांव जाकर इगास मनाऊं। बलूनी ने लोगों से अपील की इगास पर्व अपने गांव में मनाएं, जिससे हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले। अनिल बलूनी ने प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा का इगास मनाने की अपील करता हुआ गीत भी साझा किया। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद से ही देहरादून में और उसके आसपास हल्द्वानी, ऋषिकेश, काशीपुर, हरिद्वार जैसे शहरों में धुंध की हल्की सी एक चादर छा गई है। इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता का स्तर जो है वो बेहद खराब हो गया है। और उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक खास तौर पर देहरादून और हरिद्वार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पीएम के पार जा पहुंचा है, जो बेहद खराब हवा स्तर होता है। हालांकि इसमें अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पिछले साल कोविड के चलते पटाखे कम फोड़े गए थे, लिहाजा प्रदूषण का स्तर भी थोड़ा कम रहा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि उत्तराखंड में आने वाले मंगलवार तक कोई बारिश नहीं होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि धूल और धुएं से फिलहाल तो छुटकारा नहीं मिलेगा। बता दें कि बारिश प्रदूषण का स्तर कम करने में सहायक होता है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश भी नहीं होने वाली। और पटाखों का असर हरे भरे प्रदेश उत्तराखंड पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य एयर क्वालिटी इंडेक्स तेजी से खराब हुआ है। देहरादून और ऋषिकेश जैसे शहरों में तो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े गए, जिससे इन शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार जा पहुंचा। जबकि हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर जैसे शहरों में भी आम दिनों के मुकाबले 90% ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला। पटाखों के कारण किस तरह से हवा खराब हुई है, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र नेगी। दीपावली पर उत्तराखंड में भी जबरदस्त मात्रा में पटाखे फोड़े गए। प्रदूषण विभाग ने जिस तरीके के आंकड़े जारी किए हैं 6 शहरों के, वो बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 300 के करीब है। इसका मतलब है कि आपके यहाँ जो प्रदूषण का स्तर है वो अचानक पिछले 2 दिनों में फोड़े गए पटाखे से बढ़ गया है। इस समय मैं हल्द्वानी में खड़ा हूँ और हल्द्वानी का ये मैदान है, कुमाऊं का मैदान कहा जाता है, और सामने ये आबादी है और इसके सामने आप कुमाऊं के सुंदर पहाड़ देख सकते हैं। लेकिन उन पहाड़ों की आप ऊपरी हिस्से का दीदार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पर एक धुंध छाई हुई है और जानकार मानते हैं कि ये जो धुंध है ये पिछले 2 दिनों में जिस तरीके के पटाखे लोगों के द्वारा फोड़े गए हैं, आसमान में रॉकेट्स छोड़े गए हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। और विशेष तौर पर जो चिकित्सक हैं, जो स्वास्थ्य के जानकार हैं, वो ये मानते हैं कि जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, यानी जो श्वास संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं, और इसके अलावा जो लोग को कोरोना से जूझे हुए हैं पिछले दिनों, उनके लिए ये जो दिवाली के पटाखों से छूटा हुआ धुआं है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनको आने वाले समय में श्वास संबंधी और ज्यादा दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। विशेष तौर पर अगर बात करें तो देहरादून जैसे शहर में घंटाघर सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका माना गया, यानी यहाँ के लोगों ने सबसे ज्यादा पटाखे फोड़े। उसके अलावा हल्द्वानी, रुद्रपुर और जिन भी शहरों की बात करें, चाहे हरिद्वार की बात करें, तो जबरदस्त मात्रा में पटाखे फोड़े गए हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के रूप में देखने को मिल सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और देहरादून में खबर है, यहां पर गत्ते की दुकान में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बाजार चौकी के सारनपुर चौक की घटना बताई जा रही है, जहां पर गत्ते के गोदाम में आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और अब बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। बाजार चौकी के सारनपुर चौक की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये गत्ते का गोदाम था। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। खबर रामनगर से, जहां पर बीएसपी के नगर अध्यक्ष फरीद अख्तर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। ये कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने फूल मालाओं से इनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार से परेशान होकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को मजबूती देने के लिए हाथ का दामन थामा और कांग्रेस की सरकार आते ही जनता को महंगाई से मुक्ति मिलेगी, साथ ही हर हाथ को रोजगार मिलेगा। जो सरकार है डबल इंजन की जुमलेबाज सरकार, लोग उससे अजीज आ गए हैं और विभिन्न विचारधाराओं को छोड़ करके सरकार के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। रामनगर का विकास होगा और माननीय रंजीत रावत जी के नेतृत्व में हमने बसपा छोड़कर विकास के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए माननीय रंजीत रावत जी के नेतृत्व में काम करने का हमने ऐसी आशा में है। और इस वक्त खबर आ रही है हल्द्वानी से, आज खुलेगा गौला पुल। हल्की गाड़ियों के लिए खुल जाएगा गौला पुल और बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि आपदा में ये ढह गया था पुल और इसका एक हिस्सा, और यहां से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी। यानी 18 अक्टूबर से पुल पर बंद है ट्रैफिक, लेकिन आज हल्के वाहनों के लिए गौला पुल को खोल दिया जाएगा। तो गौला पुल आज खुल जाएगा। बताया जा रहा है कि आपदा के बाद एक हिस्सा जो था पुल का वो ढह गया था। 18 अक्टूबर से ही पुल बंद था, ट्रैफिक यहां से नहीं गुजर रही थी, लेकिन अब राहत भरी खबर है, आज खुलेगा गौला पुल, लेकिन फिलहाल हल्की गाड़ियां ही यहां से गुजर सकेंगी। और नैनीताल के बलिया नाले में तेजी से कटाव ने नैनीताल के लिए खतरा पैदा कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सुरक्षा कामों में ढिलाई पर अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन बलिया नाले से सुरक्षा के लिए जल्द किसी कंपनी से आपदा रोकथाम के काम कराए जाने का दावा कर रहा है। दरअसल नैनीताल के लिए बलिया नाला बड़ा खतरा बन गया है। तेजी से कटाव नैनीताल की तरफ बढ़ने लगा है, तो झील को भी इससे खतरा है। हालांकि 2016 के बाद भू कटाव में तेजी आई और हाईकोर्ट ने भी हाई पावर कमेटी का गठन कर काम करने के निर्देश जारी किए। वहीं 2019 में डीपीआर तैयार कर शॉर्ट टर्म के काम किए गए और कोरोना के चलते जापानी इंजीनियरों की टीम भी यहां नहीं पहुंच पाई। इससे खतरा 2 सालों में और बढ़ गया। उधर जिला प्रशासन को हाई पावर कमेटी के सुझाव व काम की रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करनी है। अल्पकालिक जो मेजर्स उसमें लेने थे सिंचाई विभाग ने, उसमें काम लगभग पूरा हो चुका था। तो दीर्घकालिक जो सजेशंस थे उसमें इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से जापान के एक्सपर्ट्स नहीं आ पाए। और जोशीमठ के मलारी के राष्ट्रीय राजमार्ग फाख्ती के पास बंद हो गया है। शुक्रवार को अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर आ गए, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। हाईवे बंद होने की खबर मिलते ही बीआरओ सड़क खोलने के काम में जुट गया और कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया। सामरिक दृष्टि से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला यह हाईवे बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और टेहरी में जिला प्रशासन की लापरवाही आम यात्रियों पर भारी पड़ रही है। NH 94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण का काम पूरा होने के बाद बने नए स्लाइडिंग जोन से लगातार मलबा और बोल्डर नीचे गिर रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। हालांकि यहां बोर्ड तो कई लगाए गए, लेकिन सुरक्षाकर्मी कोई तैनात नहीं है। कई बार लोगों की जान सांसत में आ जाती है। अब प्रशासन का कहना है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। हमने SDM लोगों से चिन्हित करवाया था और इन एजेंसीज को दिया गया था, तो उस पर प्रगति की समीक्षा की जा रही थी कि कितने पत्थर हैं वो उन्होंने हटा लिए हैं। हम कंप्लीट 100% तो इसमें नहीं सल्यूशन पॉसिबल है सिर्फ पत्थर हटाने से, लेकिन फिर भी जितनी हम प्रयास कर सकते हैं दुर्घटनाओं को की संभावना को कम करने का, तो वो प्रयास किए जाए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। में अफीम तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर